नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दिग्विजय प्रताप सिंह आपका आपके परिवार एस्पिरेंट्स टॉक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल मंगल और सुखद स्वस्थ भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। मित्रों, सुबह के 9 बज चुके हैं और आज हमारी चर्चा होगी संसदीय समितियों पर, पार्लियामेंट्री कमिटीज पर। तो सबसे पहला सवाल आपके जहन में उठेगा कि भैया ये संसदीय समितियां क्या हैं? व्हाट आर द पार्लियामेंट्री कमिटीज? दूसरा सवाल आएगा, अच्छा भाई साहब आपने बताया क्या है, ठीक है, क्यों है? व्हाई पार्लियामेंट्री कमिटीज हैज बीन क्वाइंड? एंड तीसरा, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज? संसदीय समितियों का पृष्ठभूमि क्या है, इनका इतिहास क्या रहा है, ये आपके सवाल होंगे। चौथा, क्या संसदीय समितियां संविधान में उल्लेखित हैं? ये आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं आ चुका हूं। तो पहला सवाल है कि संसदीय समितियां क्या हैं? समझिए, संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत गठित की जाने वाली समितियां संसदीय समितियां कहलाती हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, दोज कमिटीज हैज बीन क्वाइंड आर नोन एज द पार्लियामेंट्री कमिटीज। अगर हम अन्य शब्दों में भी कहें, थोड़ा सा और बदल के, तो ऐसी समितियां जिनका गठन सदन के अध्यक्ष के द्वारा की जाती हैं। सदन क्या मतलब, समझिए, लोकसभा है तो लोकसभा में कौन होता है अध्यक्ष? लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जी होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यू नो वेरी वेल दिस टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वहां पे जो समितियां गठन कर देते हैं ये सदन के अध्यक्ष, ये समितियां संसदीय समितियां कहलाती हैं। तो ये समझ में आ गया क्या है। सर दूसरा बिंदु आपने जो बताया भाई साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अगला बिंदु होने जा रहा है। क्या है ये अगला बिंदु? क्यों गठित की जाती हैं? समझिए, भारत कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्रात्मक देश होने के साथ साथ भारत में संसदीय व्यवस्था है, ये तो आप भी जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर। अगर भैया संसदीय व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है यहां पर एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम होगी, यानी कार्यपालिका प्रमुख होती है, प्रधान होती है, और जिसकी वास्तविक सत्ता आप जानते ही हो किसके अंदर होती है, किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। औपचारिक रूप का प्रधान तो आप राष्ट्रपति होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। आप 74 का सब क्लॉज 1 पढ़ लीजिए, वहां सारी चीजें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 74 ये सब बातें बताता है, ठीक। अब संसदीय व्यवस्था में जब कार्यपालिका प्रमुख होती है तो कार्यपालिका आप जानते ही हैं संसद में क्या करती है? सबसे पहला काम जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी इट हैज बीन वर्किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन पार्लियामेंट। ये हमारा प्रतिनिधित्व करती है, हमने आपने वोट डालकर सरकार बनाई है, तो ये कार्यपालिका जाकर के सदन में हमारा क्या करती है? हमको रिप्रेजेंटेट करती है, हमें हमारा प्रतिनिधित्व करती है। अब संसद के प्रति इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये संसद को जवाब देगी कि ये कार्य क्या कर रही है, अर्थात संसद जवाब इससे मांगती है। ये किस बात में लिखा है कि संसद के प्रति इसकी जिम्मेदारी होगी कि यह जवाब दे? आपको पता होगा ये बात संविधान में लिखी हुई है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3 जो है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, ये बात कहता है कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगला बिंदु, अब संसद का यहां पे क्या भूमिका रहेगी? संसद की यह भूमिका रहती है कि कार्यपालिका जो है
ये सही ढंग से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात की जांच करें। यह संसद का काम है। इसीलिए जांच अब संसद में कौन करेगा? यही समितियां करती हैं। तो ये समितियां जांच करती हैं, इसी वजह से इनकी जो है नियुक्ति की जाती है, समितियों का गठन किया जाता है। बात समझ में आ गई? आ गई। तीसरा बिंदु, आपने सर कहा कि इनका इतिहास क्या है, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। बिल्कुल सर, आपको याद होगा सन 1919 में चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू अधिनियम आया था, या 1919 का चार्टर जिसको कहते हैं। 1919 चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू अधिनियम में कुछ समितियों के गठन की बात की गई थी, ठीक, जिनमें से पहली समिति का गठन हुआ था 1921 में, जिसका नाम आप जानते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति। आज चर्चा करूंगा इस पर। लोक लेखा समिति जो है इसका गठन होता है 1921 में। तो ये इतिहास है। इतिहास में एक पृष्ठ और जोड़ लें तो ये कहां से लिया गया है? संसदीय समितियां। आपको पता है? नहीं पता है? संसदीय समितियां हमने, अब चूंकि संसद का सिस्टम कहां से लिया है, तो ये हमने इंग्लैंड से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो जाहिर सी बात है संसदीय समितियां भी हमारी ब्रिटेन से ही आई हैं। वह 1919 का आप अधिनियम एक्ट ही देख लीजिए, सिंपल सा है। चौथा और महत्वपूर्ण सवाल, सर क्या यह संविधान में उल्लेखित है संसदीय समितियों के बारे में? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? सर अभी आपने पीछे बताया संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इनका गठन होता है, तो संविधान में कैसे हुआ? संविधान में तो होगा नहीं ये बात, ये तो संसद के नियमों में है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट है। मैं देता हूं, आपने पढ़ा होगा राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351, 343 से 351 तक 8 अनुच्छेद हैं भाषा से संबंधित, जिसमें अनुच्छेद 344 है। क्या कहता है? यह कहता है कि भारत में एक राजभाषा आयोग होगा जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति जी करेंगे। ये बात लिखी है। अब जो ये राजभाषा आयोग होगा ये एक रिपोर्ट बना के देगा, जो ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट बना के देता है। इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक समिति होगी भाई साहब, उस समिति का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 344 में। क्या कह रखा है कि इस रिपोर्ट को, जो राजभाषा आयोग रिपोर्ट देगा, इसकी जांच करने के लिए एक समिति होगी जिसका नाम होगा राजभाषा समिति, ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी। समझ में आ गई आपको बात? ये संविधान अब लागू हो रहा है यानी तब से है, लेकिन यह भारत में बहुत लंबे समय बाद बनी, काफी दिनों तक निलंबित पड़ी रही, उसके बाद इसका गठन हुआ। आपने पढ़ा होगा एक राजभाषा अधिनियम 1963 यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, जो कि 1965 में एग्जीक्यूट हुआ, लागू हुआ। इस अधिनियम में भी ये बात कह रखी थी कि राजभाषा समिति की बात कह रखी थी। ठीक, बात करते हैं राजभाषा समिति में सदस्य कितने होते हैं। तो आप जान लीजिए राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं। इन 30 सदस्यों में जो 20 होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, जो अन्य 10 होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। यानी दोनों लोगों को सम्मिलित किया जाता है ताकि किसी में मतभेद न बन पाए। ठीक है, ये पता लगे राज्यसभा वाले नाराज हो गए, लो हमको मौका नहीं दिए, अपनी टीम भर दिए खाली, ऐसा नहीं है। आप समझ में आ गई? तो ये है, आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा राजभाषा अधिनियम वाला। तो यहाँ पे एक ही लेकिन समिति है जिसका उल्लेख संविधान में है, और कोई भी ऐसी समिति नहीं है संसद की जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखा हो। इज इट क्लियर टू यू? आई होप अब चीजें क्लियर हो गई। संसदीय समिति क्या है, संसदीय समिति क्यों है, संसदीय समितियों का इतिहास क्या है, संसदीय समितियां संविधान में हैं अथवा नहीं। अब बात करते हैं संसदीय समितियों के प्रकार।
चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब मैदान में उतरने का समय आ गया है। क्या है संसदीय समितियों के प्रकार? देखिए ऐसे तो बहुत प्रकार से होती हैं, लेकिन हम मुख्यतः 3 प्रकार से पढ़ते हैं तोड़ के, बाकी कई सारी समितियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है वित्तीय समिति, आप जानते ही हैं। वित्तीय समितियां 3 प्रकार की होती हैं। वित्तीय समितियों के बाद अच्छा कौन कौन सी होती है? पहले वित्तीय समितियों को बाद में पढ़ेंगे। वित्तीय समिति एक, दूसरी आप जान लीजिए, दूसरी होती है आपकी जेपीसी, ज्वाइंट पब्लिक कमिटी, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी, संयुक्त संसदीय समिति। तीसरी होती है डीआरसीस। डीआरसीस क्या होती है? डीआरसीस विभागीय होती हैं, यानी डिपार्टमेंटल रिलेटिंग समिट्स होती हैं, कमिटीज होती हैं। इनको पढ़ाएंगे हम आगे चल के। आज हम चलते हैं चर्चा करने वित्तीय समितियों में। तो जैसा कि मैंने बताया, वित्तीय, देखिए समितियां 3 प्रकार की, उसके बाद तीनों में पहले पे आते हैं वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है पीएससी, जिसको लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी कहते हैं। दूसरी कौन सी होती है? अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति, जिसको कहते हो स्टिम्युलेट कमिटी। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी का नाम आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो हम तो डिटेल में चर्चा करने के लिए है ही है, फिर चर्चा होगी अगली क्लास में, ठीक है। तो पहली समिति पे हम चर्चा करने जा रहे हैं पीएसी पर। सर व्हाट इज पीएसी? फुल फॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट कमिटी, हिंदी में नाम है लोक लेखा समिति। अब लेखा शब्द आ रहा है यानी अकाउंटिंग से संबंध है, यानी ऑडिटिंग से संबंध होगा। दिमाग का आपका चलना चाहिए यहां से, यही कीवर्ड्स होते हैं, पकड़ लो। सबसे पहले सर इनका गठन कब हुआ? एक्चुअली भारत में गठित ही पहली समिति ही है, आप कह सकते हैं, क्योंकि जेम्स बोर्ड मॉन्टेग्यू जब अधिनियम आया था तो उसमें 1919 में जो है आपका गठन आया था अधिनियम, तो 1921 में पहली यही समिति बनी थी। 1921 या 22 में ऐसे बनी है। इसका नाम क्या है? लोक लेखा समिति। सर इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहला बिंदु यही है। तो सदस्यों की संख्या भाई इसमें होती है कितनी? 22, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, यह बात आपको क्लियर है? अगला बिंदु क्या है? लोक लेखा समिति जो है सर, इसका कार्य क्या है? अब कार्य ही तो हमें पढ़ना है। जो ये लोक लेखा समिति है, आप जानते हैं इसका कार्य अलग करिए, पहले ये जमा बताइए हमें, भारत में ऑडिटिंग का काम कौन करता है? ऑडिट होता किसका? अच्छा पहले ये बात बताइए, जो बजट होता है इसी का ऑडिट होता है। बजट में सरकार ने क्या खर्चा किया, किस पर कितना टैक्स लगाया, कितना यहाँ पे खर्चा हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना, क्या टैक्स बढ़ाया गया, क्या घटाया गया, क्या पब्लिक पे इफेक्ट पड़ा, सारी चीजें बजट में आ जाती हैं, जो यानी बजट की ऑडिटिंग होती है। आप जानते हैं ऑडिट करता कौन है? सीएजी। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, 3-4 अनुच्छेदों में ये फैला हुआ है। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हम हालांकि सीएजी पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, बढ़िया चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता देता हूँ, अनुच्छेद बता दिया, नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। क्या इसको राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं? नहीं। क्या ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, यानी प्लेसर ऑफ द प्रेसिडेंट? नहीं। तो सर इसको कैसे हटा सकते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है संसदीय व्यवस्था के तहत, संसद के अकॉर्डिंग, जैसे संसद में हटाया जाता है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को, उसी प्रकार सीएजी को हटाया जाता है। वही अटॉर्नी जनरल जो होता है आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग, जो प्रेसिडेंट के प्लेसर ऑफ द पोस्ट रहता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। आई मीन टू से, जब राष्ट्रपति चाहेगा अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है।
तो सीएजी के बारे में ये छोटी सी बातें हमने बताई। अब सीएजी ऑडिटिंग का काम करता है। सीएजी सरकार का पूरा साल भर का खर्चा ऑडिट करता है, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट को संसद में पेश करता है, अपनी इच्छा से नहीं। राष्ट्रपति कहता है कि भाई साहब आप इसको लेकर जाइए संसद में, इसको पेश कीजिए। संसद में पेश करेगा सीएजी। अब संसद के दोनों सदनों के लगभग अगर देखे जाएं 800 सदस्य आते हैं भाई। 550 इधर है, 552 लोकसभा के, हालांकि 550 मान के चलिए, 2 तो हट गए। और इधर राज्यसभा में चले आइए आप, तो इधर मानते हैं हम 250 मान लेते हैं, तो 550, 250, 800 सदस्य मिलकर के ऑडिटिंग करते हैं। अब लेकिन कोई देखिए, जो ऑडिटर होता है वो ज़्यादा दिमागदार होता है, वो मतलब पढ़ लिख के आया यार कायदे से, और वो अच्छे से ऑडिट करता है, उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है। सपोज दैट ऑडिटिंग ढंग से नहीं हो पाई सांसदों द्वारा, तो क्या होगा? एक समिति बनाएगी संसद। वो समिति क्या होती है? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। सर फिर अब पीएसी जांच करती है। अब ऐसा मान लीजिए कभी हो सकता है, तो यही है पीएसी का काम, आप जान लीजिए। पीएसी जांच करती है जो बजट बन के आता है। बजट मतलब जो आता है जिसको ऑडिट करके सीएजी भेजता है संसद। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इंसान ही है पीएसी में, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी बात पे दिक्कत हो रही, समझ नहीं पा रहे हैं ये अकाउंट कैसे खर्चा हुआ, क्या हुआ, कोई दिक्कत है, या यहाँ पे इतना सरकार ने खर्चा कर दिया, कैसे किया है, उसको जोड़ घटा नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत है। तो इसके लिए ये हेल्प लेते हैं। हेल्प किससे लेते हैं? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हेल्प करेगा जाके। किसको करेगा? इधर टेलीफोन जाएगा, सीएजी साहब ऐसी ऐसी बात है, हम जो है यहाँ ऑडिट कर नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ी सी हेल्प करिए, कि समझ में नहीं आ रही है मुझे। तो सीएजी हेल्प करने जाएगा किसकी? पीएसी की। आपने क्या देखा? सीएजी और पीएसी में बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहराई है। इसीलिए सीएजी को पीएसी का गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड 3 शब्द कहते हैं। गाइड मतलब जो लीडर करने वाला, निर्देशक, निर्देशन करने वाला। दूसरा फिलोसोफर, दार्शनिक। तीसरा फ्रेंड यानी मित्र, दोस्त। ये तीनों चीजें किसके लिए प्रयोग होती हैं? भाई साहब के लिए, सीएजी भाई भैया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि जो ये सीएजी साहब हैं, ये जाते हैं, हेल्प करते हैं, और आगे का काम सेट हो जाता है। यही सीएजी की हेल्प करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से हमारी पीएसी के बारे में कार्य समाप्त हो गया। यही पीएसी का प्रमुख कार्य है। और आप एक बात और याद रखें, 1961 से आपको अपने लोकतंत्र की गहराई दिखाता हूं, थोड़ा सा समझिए। 1967 से अब तक जो भी विभागीय समिति बनती है, इसका अध्यक्ष पता है कौन होता है? अध्यक्ष जो सरकार चल रही है इसका आदमी नहीं होता है, इसका कोई सांसद मंत्री नहीं होता है, विपक्ष का नेता बनता है इसका अध्यक्ष। ये है सुंदरता, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो, इट्स अमेजिंग। यानी सरकार का भी यहां पर बस नहीं चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं? ये है। तो ये है संसदीय समितियों में पहली समिति थी वित्तीय समिति। वित्तीय समिति के अंतर्गत आपने पढ़ा पीएसी। कल हम लोग चर्चा करेंगे अनुमान समिति, ठीक, स्टिम्युलेट कमिटी पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको हमारा प्रयास ये अच्छा लग रहा है, इनोवेशन अच्छा है, तो आप अपने साथियों में भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।